बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाइब्रिड टेस्ट सेशन MD-CAT 2025 बाय सरदार उमर। मेरा नाम सरदार उमर है और इस सेशन के दौरान इंग्लिश की सारी डिस्कशंस मैं करवाऊंगा आपको। ये टेस्ट नंबर 1 है और हम चलते हैं अपने MCQ नंबर 1 की तरफ। लेट्स स्टडी। इसका टैग क्वेश्चन है, आपने टैग बनाना है। लेट वाले जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं, लेट अस वाले, इनका जो टैग आपका बनता है वो शेल वी होता है। इट्स वेरी सिंपल, ये आपको याद रखना है। शुड नहीं होता बल्कि शेल होता है। शेल और शुड में कन्फ्यूजन होती है, इट्स शेल वी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेकेंड MCQ देखते हैं क्या है। टास्क अकम्प्लिश्ड, एवरीवन लेफ्ट फॉर होम। ये अंडरलाइन है, टास्क अकम्प्लिश्ड। और ये कौन सी फ्रेज है, ये पूछा गया है, टाइप ऑफ फ्रेज। तो इसके अंदर ये टास्क देखिए क्या है, टास्क इज एक्चुअली नाउन। अकम्प्लिश्ड क्या है, अकम्प्लिश्ड है पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म आपका पार्टिसिपल होता है। सो नाउन प्लस पार्टिसिपल या नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज, जब भी ये किसी क्लॉज से पहले आते हैं और इनके बाद पूरी यहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज आती है, यहां पे क्लॉज, ये बात भी याद रखनी है। तो ये जो फ्रेज है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रेज। यानी नाउन प्लस पार्टिसिपल या नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये याद रखनी है कि इसके बाद, अब यहां से देखिए, एवरीवन लेफ्ट फॉर होम, ये पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर यही वाला स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज हो या नाउन प्लस पार्टिसिपल हो, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं आ रही है, तो वो एब्सोल्यूट फ्रेज नहीं होगी, दैट विल बी अ नाउन फ्रेज एक्चुअली। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद हमेशा इसको हटा देंगे तो पीछे एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज बचेगी। तो दिस इज नाउन प्लस पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब यहां पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो नाउन प्लस ING फॉर्म, नाउन प्लस थर्ड फॉर्म या नाउन प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, जो पास्ट पार्टिसिपल है, कोई भी आपका हो सकता है। तो ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रेज है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं जी। देयर इज नो इशू विद रीटेकिंग द MD-CAT एग्जाम। अब ये कौन सी फ्रेज है, अगेन देखिए, अब ये ING फॉर्म से शुरू हो रही है। ING फॉर्म से शुरू होने वाली फ्रेज या जेरेंड होती है या पार्टिसिपल होती है, दो ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास। यानी ये पार्टिसिपल हो सकती है या ये जेरेंड हो सकती है। ये सवाल है, ये दो तो कभी भी नहीं होंगी। ING वाली फ्रेज इट्स आइदर अ जेरेंड फ्रेज और अ पार्टिसिपल फ्रेज। अब यहां बहुत आसान है, वैसे जेरेंड और पार्टिसिपल में आपको अगर फैसला करना है कि ये कौन सी है, तो सिंपली आप ये करिए कि आप उस फ्रेज को रिमूव कर दें और रिमूव करने के बाद आप सेंटेंस को पढ़िए। अगर तो रिमूव करने के बाद अगर आपका मीनिंग रहता है, सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है, तो ये आपकी क्या होगी, दैट वुड बी पार्टिसिपल फ्रेज। और अगर रिमूव करने से मीनिंग चला जाता है तो वो आपकी बनेगी जेरेंड फ्रेज। यानी अगर आप रिमूव करेंगे इस फ्रेज, जनरल रूल ये याद रख लें, ये यानी आपका हमेशा के लिए किसी भी जगह के ऊपर ING वाली फ्रेज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है, फ्रेज है या सिंपल जेरेंड पार्टिसिपल है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं ट्रिक, सिंपली उसको रिमूव कर दें और अगर मीनिंग रहता है तो वो पार्टिसिपल है और अगर मीनिंग चला गया तो वो आपकी जेरेंड होगी। ठीक हो गया। अब एक और बात, दूसरा पॉइंट चीज याद रखें ING फ्रेज के बारे में कि ये जो प्रेपोजिशन है ना विद, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा जेरेंड फ्रेज आएगी। जहां आपको रिमूव किए बगैर, आप रिमूव करेंगे तो मीनिंग चला जाएगा, देयर इज नो इशू विद, नहीं बनेगा मीनिंग। लेकिन आप अगर इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं, लाइक दूसरी बात से है कि आपको ये अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, जब भी प्रेपोजिशन के बाद ING फॉर्म आएगी तो वो हमेशा हमेशा जेरेंड फ्रेज होगी। सो दिस इज अ जेरेंड फ्रेज, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपका आता है नाउन या नाउन फ्रेज, तो जेरेंड भी एक नाउन ही होता है एक्चुअली। नेक्स्ट MCQ आपका, दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। अब ये कौन सी वाली आपकी लाइक ये क्लॉज है, और ये कौन सी वाली क्लॉज है, हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। ये हु से शुरू हो रही है, यहां पे हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन,
और ये किससे रिलेट कर रहा है, ये इधर दे से रिलेट कर रहा है। ये यूं है, दे हु डाई इन अ ग्रेट कॉज नेवर फेल। तो ये आपकी कौन सी क्लॉज बनेगी? हु से शुरू होने वाली क्लॉज वैसे ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज हो, वो एडजेक्टिव भी हो सकती है, वो आपकी नाउन क्लॉज भी हो सकती है। बट यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पीछे एंटीसीडेंट है, तो रिलेटिव क्लॉज बनेगी। रिलेटिव क्लॉज इज ऑलवेज इन एडजेक्टिव क्लॉज, तो यहाँ पे ये बनेगी आपकी एडजेक्टिव क्लॉज। और आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है? स्लीप नॉट लेस्ट योर लॉर्ड कम इन द नाइट। अब ये क्लॉज है और कौन सी वाली क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज की टाइप्स आपको बहुत अच्छे से करनी है। 8 टाइप्स हैं एडवर्ब क्लॉज की। टाइम है, प्लेस है, मैनर है और उसके अलावा पर्पस है, कंसेशन है। लास्ट टाइम आपकी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन आई थी, आपको कैसे पता चलेगा? आपने ये देखना है कि कोई क्लॉज शुरू कहाँ से हो रही है, किस वर्ड से शुरू हो रही है। लेस्ट से शुरू होने वाली जो क्लॉज होती है दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, और ये लेस्ट से शुरू हो सकती है, ये आपकी शुरू हो सकती है सो दैट से, ये आपकी शुरू हो सकती है इन ऑर्डर दैट से। ये आपके एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस होती है। कंसेशन आपकी शुरू होती है इवन दो से या दो से। ये ऑल दो से। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस ये होती है आपकी, ये भी सो दैट से शुरू होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। सो और दैट इस तरह से है, सच और दैट। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंस की। ही वर्कड सो हार्ड दैट ही फाइनली गॉट सक्सेस। His result was so good that everyone appreciated him. तो so और that इस तरह से आएगा, तो ये एडवर्ब क्लॉज कॉन्सिक्वेंस होगी। और ये जो so that इकट्ठा आता है या in order that आता है, लेस्ट आता है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस होता है। लेस्ट वाले को एडवर्ब क्लॉज ऑफ नेगेटिव पर्पस भी कहते हैं। और कंपैरिजन, बस ये वाला आपका देन वाली क्लॉज होती है। सो ये आपका हो गया एडवर्ब क्लॉज की टाइप्स। तो ये वाले का ऑप्शन कौन सा सही होगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। योर आर्ग्यूमेंट दैट वी शुड प्रोटेस्ट डज नॉट कैरी मच वेट। अब जो दैट से शुरू होती है क्लॉज, वो आपके दो ऑप्शंस होते हैं। जब भी कोई क्लॉज दैट से शुरू हो रही है, ये आपको समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट से शुरू होने वाली क्लॉज जो है, इसके पास आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ये आपकी हो सकती है या नाउन क्लॉज, या आपकी हो सकती है एडजेक्टिव क्लॉज। आप कैसे फैसला करेंगे? सिंपल बात यह है कि आप दैट को रिप्लेस करके देखें किसके साथ? दैट को रिप्लेस करें हु या विच के साथ। अगर ये हु या विच से रिप्लेस हो जाता है तो ये आपका क्या होगा? ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी। और अगर दैट आपका हु या विच से रिप्लेस नहीं होता तो वो आपकी नाउन क्लॉज होगी। जहां भी लगाएंगे ये आपकी ये वाली ट्रिक काम करेगी, चाहे जिस मर्जी एमसीक्यू पे अप्लाई करके देखिए। इसके बगैर आपसे कभी भी ये दैट वाली जो क्लॉज है ये आपसे नहीं हो पाएगी कि ये आपकी एडजेक्टिव है या नाउन है। इसको देख लीजिए, योर आर्ग्यूमेंट विच वी शुड प्रोटेस्ट नहीं बनता, तो दैट मीन्स ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। आपको लग रहा होगा कि शायद ये नाउन के बाद आ रही है और इसको मॉडिफाई करेगी, ऐसा नहीं है। ये आपकी है एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। और ये दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है, ये आपका कंजंक्शन के तौर पर फंक्शन कर रहा है। तो इसको दैट वाली क्लॉज को आपने बहुत ध्यान से देखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है? ओह व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन। इट्स वेरी सिंपल, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वाला है जी आपका एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फ्रैगमेंट इज अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स दैट लुक्स लाइक अ सेंटेंस। इसकी फ्रैगमेंट को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं। एक्चुअली फ्रैगमेंट होता है जितनी आपकी डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, जितनी भी डिपेंडेंट क्लॉजेस, ऑल डिपेंडेंट क्लॉजेस और ऑल फ्रेजेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी फ्रैगमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक जो फ्रैगमेंट नहीं है वो है बी क्वाइट। ये आपका एक सेंटेंस है, बाकी सारे के सारे या तो वो फ्रेज है या क्लॉज है, तो फ्रेज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, तो दोनों सूरतों में ये फ्रैगमेंट ही बनेगा।
नेक्स्ट आते हैं जी अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्या है, दो ट्रेन बाय एक्सपर्ट ट्रेनर्स फॉर मेनी मंथ्स ही कुड नॉट परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द फाइनल मैच। ये सेंटेंस कौन सा वाला है? अब आपको इसको बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है और ये सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस की लेंथ को देख के ये डिसाइड नहीं करना कि ये कंपाउंड होगा या कम्प्लेक्स होगा, आपने देखना ये है। अब ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे एक क्लॉज है, ही कुड नॉट परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द फाइनल मैच, ये आपकी क्लॉज है। एक क्लॉज होती है तो वो इंडिपेंडेंट होती है हमेशा। अब ये वाला जो हिस्सा है, दो ट्रेन्ड बाय द एक्सपर्ट ट्रेनर्स। अब अगर आपको लगता है कि ये क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो ये गलत है। आसान तरीका आपको बताता हूँ क्लॉज और फ्रेज को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं आप। सिंपल बात ये है कि आप क्लॉज जो है उसका जो टेंस है वो आप चेंज कर सकते हैं, जो फ्रेज है उसका टेंस आप चेंज नहीं कर सकते। आप इसको देखिए, ही कुड नॉट परफॉर्म को आप कर सकते हैं ही विल नॉट परफॉर्म वेल, ही हैज़ नॉट परफॉर्म वेल, ही डिड नॉट परफॉर्म, कुछ भी कर सकते हैं, टेंस चेंज हो जाएगा। इसको चेंज करके देखिए, आपका टेंस चेंज नहीं होगा। तो फ्रेज के अंदर क्योंकि फाइनाइट वर्ब नहीं होता है तो फ्रेज का टेंस जो है वो चेंज नहीं हो सकता, क्लॉज का हमेशा टेंस चेंज हो सकता है। सो अगर टेंस चेंज नहीं हो रहा किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का तो वो फ्रेज है, वो क्लॉज नहीं है। दिस वन इज एक्चुअली अ फ्रेज और एक ही क्लॉज है, इसलिए ये बनेगा सिंपल सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना है आपने। नेक्स्ट वाले एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वोरेशियस? वोरेशियस का मतलब होता है कि जिसकी भूख खत्म ही ना हो रही हो उसको कहते हैं, और यहाँ पे इसका सिनोनिम है इनसैशिएबल। दैट्स ऑल। ये था हमारा टेस्ट नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 2 में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।